जी सर, आवाज टेस्ट कर आवाज आ ही रही होगी। थोड़ा सा और लाउड, तेज थोड़ा सा। आवाज साफ आ रही होगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ रूबी विराठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पश्चिमी यूपी में सीएम अखिलेश यादव ने की ताबड़तोड़ जनसभाएं, बुलंदशहर में रैली से पहले टूटा मंच। कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जोशी की चुनावी सभा में हंगामा, अनुशासनहीनता का हवाला देकर पूर्व पार्षद को किया पार्टी से बाहर। कन्नौज में 11 लाख रुपए के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, नहीं बता पाया कहां से आए रुपए। कौशाम्बी में स्वास्थ्य विभाग का कारनामा आया सामने, लाखों की दवाइयों को किया आग के हवाले। और प्रमोशन के लिए फिल्म 2 स्टेट की टीम पहुंची लखनऊ। आलिया ने कहा, मुझे खाना है लखनऊ का बेहद मशहूर कबाब। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है और अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन खास है कि देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट उन्नाव पर यह मुकाबला कैसा रहेगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अनु टंडन रिकॉर्ड मतों से यहां जीती। ऐसे में बेहद अहम है कि इस बार नतीजे कैसे होंगे, क्योंकि अनु टंडन इस बार फिर मैदान में है। लेकिन उन्नाव को लेकर बीजेपी की तैयारी और रणनीति कैसी है, यह भी आज हम जानेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज। देश की सबसे बड़ी लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं साक्षी महाराज। इससे पहले 1991 में बीजेपी के टिकट पर मथुरा से, 1996 में फर्रुखाबाद से लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता है और साथ ही साथ 98 में सपा की तरफ से राज्यसभा गए। अब एक बार फिर 16वीं लोकसभा चुनाव में मैदान में है और पार्टी को जीत की उम्मीद है, लेकिन खुद साक्षी महाराज क्या सोचते हैं ये हम उनसे जानेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका साक्षी महाराज हमारे साथ होने के लिए। और लोकसभा चुनाव में इस बार आप उन्नाव से मैदान में हैं, कितना खास और अहम मान रहे हैं इस पूरी स्थिति को देखते हुए? कैसा आपको लगता है इस बार होगा चुनावों का माहौल? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके स्टूडियो का धन्यवाद करता हूं कि न्यूज़ का। 65 साल में कांग्रेस ने इस देश की हालत बद से बदतर कर दी है। पूरा राष्ट्र कांग्रेस मुक्त शासन चाहता है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण नरेंद्र मोदी की आंधी आंधी है। उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे उन्नाव के इस चुनावी समर में उतारा गया है। आपको ज्ञात होगा, जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, 60 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास थीं। तो पूरे प्रदेश और देश के माहौल के आधार पर कम से कम उत्तर प्रदेश में कह सकता हूं 60 से ऊपर सीटें
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आने वाली हैं और जो 272 का आंकड़ा लेकर के पार्टी चल रही है, ये आंकड़ा ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल, लेकिन इतने लंबे वक्त के बाद फिर आप चुनावी मैदान में, आपको लगता है ये जो लंबा वक्त गुजरा उसके बाद फिर एक बार आपका चेहरा चुनाव में लिया जा रहा है उन्नाव से, और वो भी आप मैदान में हैं, कैसा फायदा मिलेगा? इतना लंबा समय तो रूबी जी नहीं हुआ है। मैं जैसा आपने बताया 91 में, फिर उससे 96, फिर 98 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। मैं 2000 में राज्यसभा में गया था, 98 में नहीं गया था। तो लगातार 4 बार मैं सांसद रहा हूं। तो मेरी राजनीति में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ा है। मैं कोई 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए भी राजनीति से व्रत नहीं रहा हूँ, बराबर सक्रिय रहा हूँ। उन्नाव की जो स्थिति, एक बार फिर उन्नाव से, अब उन्नाव से मैं वहां कैसा मुकाबला देखते हैं? उन्नाव की जो स्थिति है, उन्नाव में मैं बहुत पहले से करीब 1.5-2 दशक से आता जाता हूँ। उन्नाव के भगवत नगर में मेरा आश्रम भी है और सभी वर्गों में मेरा आना जाना इस साधु होने के नाते भी है। तो जो आकलन लोग अनु टंडन के बारे में कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं, मुझे लगता है अनु टंडन के पास जो वोट था, किसी कारणवश से वो हमारा ही वोट उनके पास चला गया था, जिसके कारण वो जीत गई थी। नहीं, कैसे आपका वोट कैसे उनके पास चला गया, क्या हुआ उस वक्त? भाजपा का वोट लगातार, भाजपा यहाँ पर 3 बार, भाजपा का लोकसभा सदस्य 3 बार यहाँ पर रहा है। और मेरा वोट इसलिए कि 99 में मैंने ही भ्रमवश कुछ गलती की थी, जिसे लड़ाया था, सपा से वो जीत गए थे और भाजपा का स्तर गिर गया था। मैं फिर मैदान में हूँ, तो मैं समझता हूँ कि तीनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त करने वाला हूँ। अच्छा। किसी की जमानत नहीं बचने वाली वहाँ। अच्छा, चलिए, बेहद अहम है एक सवाल जो आपसे हम करना चाहेंगे कल्याण सिंह को लेकर के। बेहद खास आप उनके माने जाते रहे, फिर क्या ऐसी बात हो गई कि उनसे दूरियां बढ़ती चली गई? नहीं, माननीय कल्याण सिंह के दिल का मैं टुकड़ा हूँ, उनसे दुनिया का कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके कारण ही तो उन्नाव टिकट मिली है और उनके ही सब भक्त लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो मुझे लड़ा रहे हैं। तो ये केवल भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है कि मेरे और माननीय कल्याण सिंह के बीच में कोई अंतर है। कल्याण सिंह कहीं ना कहीं बेअसर हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उम्र का तकाजा होता है, उसके बाद भी आपने सुना होगा कल्याण सिंह का जो उद्बोधन होता है वो जवानों से बढ़िया उद्बोधन होता है। आज भी उनकी धमक सारे के सारे प्रदेश में है और कल्याण सिंह जी के आने के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में तो है नहीं, बेटे को उतार दिया। अब उम्र का तकाजा है, पार्टी का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, अन्य पार्टी की तरह मैडम ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। सपा बसपा और कांग्रेस की तरह यहाँ पर राजनाथ सिंह जी कहाँ चुनाव लड़ेंगे ये संसदीय बोर्ड तय करता है। तो कल्याण सिंह जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस संसदीय बोर्ड तय करेगा। संसदीय बोर्ड ने तय कर दिया कि आपकी उम्र इस लायक नहीं है, हम धन्यवाद करेंगे माननीय कल्याण सिंह, उन्होंने स्वीकार कर लिया। नहीं, उम्र के हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाता है और अनुभव और छवि के आधार पर इलेक्शन लड़ा जाता है। लेकिन फिर भी अब पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। जो पार्टी से बंधे हुए लोग होते हैं अनुशासन वाले, वो मान लेते हैं, उन्हें माना। लेकिन पार्टी क्या, मतलब पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी है जो अनुशासन में नहीं रहते, पार्टी ऐसा हमें तो कहीं नहीं लगता। हमें लगता है सभी ने अनुशासन को माना है। इस बार लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर काफी गहमा गहमी और हंगामे जैसे आसार रहे थे ना। जाहिर सी बात है कि पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री घोषित किया है, तो प्रधानमंत्री बातों से तो बनेंगे नहीं, सीटें चाहिए। उन सीटों के लिए सर्वे कराया गया। सर्वे के आधार पर जहां जो सही बैठ सकता है उसके आधार पर पार्टी सोच विचार करके टिकट देगी। अगर कुछ कमजोर कैंडिडेट को कहीं टिकट दे दी जाएगी और उस सीट हाथ से निकल जाएगी तो हमें लगता है एक सीट भी कम पड़ गई तो दिल्ली की तरफ देखते रह जाएंगे। तो बहुत गंभीरता से पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है। एक एक सीट को बहुत विचार करने के बाद वहां प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। आसपास में भी उनका प्रभाव हो ये भी देखा गया है। इसीलिए यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि मुझे उन्नाव भेजा है। बिल्कुल, लेकिन उन्नाव पे आप बात जब अनु टंडन की होती है, उन्नाव की तमाम चीजों की होती है, एक वोट बैंक की जब हम बात करेंगे उन्नाव की, लोध, निषाद, इस तरह की जो जातियां हैं कहीं ना कहीं वो आपके पास बेहद अहम रहने वाली हैं। आपको लगता है इस बार वो पूरा का पूरा वोट बैंक आपके हिस्से आ पा रहा है? रूबी जी, वहाँ 4 लाख लोध है, 1.5 लाख निषाद है, 50 लाख कहार है, 50,000 कहार है, 6 लाख वोट तो ऐसा है कि इसमें किसी के बाप का कुछ भी नहीं है। इसमें से 100% वोट, 3 लाख वोट तो मैं जेब में लेके चल रहा हूँ। अच्छा। बाद बाकी वहाँ के जो जाति समीकरण है, मोदी जी की लहर है, आंधी है,
तो सबके अंदर ऐसी एक भावना जागृत हो गई है कि सब जगह नमो 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 ही दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण यद्यपि 2 प्रत्याशी हैं, उसके बाद भी मेरा मानना है कि 50% ब्राह्मणों का वोट मुझे मिलने वाला है। वहां करीब 2 से 2.5 लाख क्षत्रिय समाज का वोट है, उसमें से भी मुझे लगता है 90% से कम वोट मुझे नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है कि जो प्रत्याशी खड़े हैं सो क्यों खड़े हैं, इनमें से कोई कहीं लड़ाई में नहीं दिखाई देता। अगर लड़ भी रहे हैं तो आपस में कोई दूसरे के लिए, कोई तीसरे के लिए, कोई कोई भी चौथे के आपको लड़ रहा अपने मुकाबले होगा, में नजर मेरे नहीं आ से रहा कोई है। नहीं लड़ रहा। कोई मुकाबला आपसे नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं है, वो आपस में लड़ रहे होंगे, कोई दूसरे के लिए, कोई तीसरे के लिए, चौथे के लिए। 100% जीत है, मतलब मुकाबला किसी तरीके का नहीं है, कोई चुनौती देने वाला जीत ही नहीं है, सबकी जमानत जब्त करके। मेरा तो रिकॉर्ड है कि जमानत करता रहा हूं मैं। जब मैं गया था मथुरा में, तो मथुरा में तो लोग तो 20,000 भी नहीं था। भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह की कांग्रेस जमानत जब्त की थी, माननीय अटल जी के आग्रह पर। फिर मैं फरखाबाद आया, जब विदेश मंत्री थे वो, मैं बाहर का कहला रहा था, मैंने सलमान खुर्शीद की जमानत जब्त करवा दी। और 98 में फिर सलमान से मेरी टक्कर थी, 98 में फिर सलमान को मैंने धूल चटा दी। तो मैं तो अच्छे काम करता ही रहा हूं। तो यहाँ पर तीनों की जमानत जब्त करने के लिए आया हूं, केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं आया। चलिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि तब की राजनीति अब कुछ परिवर्तन, सारा मुद्दे बदल गए, मुद्दों की राजनीति है, इस बार मुद्दों का चुनाव होगा और उस पर जनता वोट जितने देगी। मुद्दे हमारे पास हैं, जितने मुद्दे हमारी पार्टी के पास हैं, इन चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन पार्टियों ने इस देश को गड्ढे में ले जाके खड़ा कर दिया है। इस समय समूचा देश, समूची जनता केवल ये समझ रही है कि नरेंद्र मोदी ही इस देश को बचा सकते हैं, वही राष्ट्र का सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रख सकते हैं। तो मुद्दे तो हमारे पास हैं, चाहे स्विस बैंक से पैसा लाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो, चाहे गुजरात का जो मॉडल है वो मॉडल उसी रूप में हिंदुस्तान को खड़ा करने की बात हो। तो जितने मुद्दे हमारे पास हैं इनके, और ये इतना बड़ा एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव में 10 साल तक जो प्रधानमंत्री रहा उसका चेहरा चुनाव में कहीं नहीं दिखाई दे रहा, वो लड़ नहीं रहा, उसके नाम पर कोई वोट नहीं मांग रहा। और नरेंद्र मोदी, लोग चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनते, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को पहले ही प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया। अनु टंडन की जीत का सिलसिला भी तोड़ देंगे और उन्नाव से अनु टंडन को जितने वोट मिले हैं उससे सवाई वोट मुझे मिलने वाले हैं। चलिए, एक अहम सवाल, लोध समाज की अगर हम बात करें, बीजेपी से उमा भारती भी चेहरा है, लोध समाज का कल्याण सिंह भी थे। क्या नहीं लगता कि कल्याण सिंह अब जब लड़ नहीं रहे इस बार लोकसभा चुनाव में, जो उनकी छवि हुआ करती थी, जो उनका वोट बैंक हुआ करता था, कहीं ना कहीं उसी भूमिका के तौर पर इस बार आपको चुनावी मैदान में उतारा पार्टी ने? ये तो मैं कुछ इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ, संत की मैं उमा हूँ चाहे मैं हूँ, संत की कोई जाति नहीं होती, संत सबका होता है। पर इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि हम छोटी सी एक ओबीसी जाति में पैदा हुए हैं। बीजेपी में संतों का प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है, चाहे उमा भारती हो, साध्वी निरंजन ज्योति हो, रामदेव हो, आप हो। लेकिन हम लोग कर भी तो रहे हैं। हमें मथुरा जो कभी बीजेपी नहीं जीती थी, हमें दिल्ली में जिता दी, फर्रुखाबाद सलमान को धूल चटा दी 2-2 बार। तो इस बार भी अगर हम कुछ करतब करके दिखाएंगे। खास बात क्या है इसमें? खास बात तो इसमें बस क्या खास बात है, ये है कि अपनी का राजनीति करने का तरीका अलग अलग होता है। और हम जो अपने मुद्दों को उठा के चलते हैं, जन भावना और जन का सेवा की बातें लेकर के सामने चलते हैं, जनता पसंद करती है। और जनता ही, वो जमाना चला गया जब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। अब राजा जनता के वोट से पैदा होता है, जी चाहे जनता उसे बना दे, जनता की मेहरबानी हो जाती है, मैं जीत जाता हूँ, जीत जनता की होती है। ये मेरी बात है कि ना सेहरा मेरे नाम पड़ जाता है। लेकिन विपक्षी तो ये भी कहते हैं बाहरी, आप पर बाहरी होने का भी आरोप लगाते हैं। संत कभी बाहरी नहीं होता, संत जहाँ रम जाता है वही उसका स्थान होता है। और इस उन्नाव क्षेत्र से मेरा बहुत पुराना संबंध है। करीब 15 साल पहले मैंने भगवंत नगर में एक छोटा सा आश्रम बनवाया था। तो मुझे बाहर के कहने वाले, और फिर जो लड़ रहे हैं सब बाहर के हैं, कोई बंबई का है, कोई हरदोई का है, कोई रायबरेली का है, वो कहाँ के हैं, मैं तो कम से कम उन्नाव का हूँ। हाँ, एक अहम बात और है, इस बार बीजेपी की नजर भी पिछड़ा वोट बैंक जो है उस पर। अब तक तो बीएसपी, एसपी, कांग्रेस ही इस पर नजर बनाते थे, लेकिन इस बार बीजेपी भी इस पर नजर दौड़ा रही है। जो भूला हुआ वोट बैंक था वो वापस याद आ गया बीजेपी। ये दुर्भाग्य है ओबीसी समाज का कि ओबीसी का सम्मान भाजपा के अलावा किसी ने नहीं किया। और भाजपा ने जब ओबीसी का सम्मान किया था तो भाजपा की कई प्रदेशों में सत्ता थी, केंद्र में सत्ता थी। मैं स्वीकार करता हूं कुछ गलतियां हमसे भी हुई कि हम भटके, जिसके कारण हमारा भी नुकसान हुआ, राष्ट्र का भी नुकसान हुआ, भाजपा का भी नुकसान हुआ। हमारी समझ में आया कि ये राष्ट्र के निर्माण का रास्ता नहीं है। भाजपा की समझ में भी आया कि एक जाति से, एक व्यक्ति से, कुछ लोगों कर लेकर के राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो कुछ वो समझे, कुछ हम समझ ले, दोनों की समझ में आया। और समझ में आया कि सारे समाज के लोगों को एक अच्छा सा राष्ट्र बनाने के लिए, एक
अच्छी व्यवस्था लाने के लिए, एक अच्छा शासन चलाने के लिए, सबके विकास के लिए सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। तो केवल ओबीसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी दलित से लेकर के ब्राह्मण तक, हिंदू से लेकर मुसलमान तक, सिख तक, सबको साथ लेकर के आज की डेट में चल रही है। मतलब सिर्फ हर वर्ग ही बीजेपी के लिए जरूरी नहीं, हर वर्ग के लिए बीजेपी भी जरूरी है कुछ ऐसा? हाँ, हर वर्ग के लिए बीजेपी भी जरूरी है और हर वर्ग बीजेपी के लिए भी जरूरी है। इसलिए मुस्लिमों का भी बड़ी मात्रा में झुकाव बीजेपी के साथ हो रहा है। मैं अभी नागपुर गया था, गडकरी जी हमारे वहां लड़ रहे हैं, उमा जी और हम नागपुर और गडकरी जी एक मंच पर थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि 80% मुसलमान गडकरी जी को वोट कर रहा है, ऐसा मैंने नागपुर में देखा। और जब मैं इस क्षेत्र में उन्नाव में घूम रहा हूँ और मुसलमान जब माला लेके डालने के लिए आते हैं मुस्कुराते हुए, तो उनकी मुस्कुराहट, उनका चेहरा, उनका दिल बताता है कि वोट मुझे मिलने वाला है। मैं उन्हें दिल से लगाता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि साहब आपका वोट तो हमें मिलने ही वाला है। तो मुसलमान हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं मुसलमान। तो बड़ी मुसलमान के अंदर भी अब समझदारी आ गई। वो सोचता है कि हमारा तो केवल तुष्टीकरण करके लोग वोट लूटते रहे, हमको इंसान किसी ने नहीं समझा, केवल हमको तो वोटर ही समझा। मतलब बीजेपी वोट बैंक नहीं समझ रही है, बीजेपी अपनापन जता रही है। चलिए, वोट बैंक की बात बीजेपी करती नहीं, राष्ट्रवाद की बात बीजेपी करती है। और कोर्ट ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जो कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ उस दंगे के लिए सरकार को दोषी सिद्ध कर दिया। उसके बाद मुसलमानों की समझ में आ गया कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा मित्र है। चलिए, कौन दुश्मन है और कौन मित्र है तो जनता समझती है, लेकिन चुनाव जब होगा उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो तस्वीरें भी काफी हद तक साफ हो जाएंगी। हमारे साथ साक्षी महाराज थे, उन्नाव से बीजेपी के उम्मीदवार है और काफी हद तक आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जीत उनकी ही होने वाली है, लेकिन नतीजे क्या होंगे सबके सामने जरूर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, साक्षी महाराज हमारे साथ रहे, हमारे साथ बातचीत की और तमाम सारी वो बातें साझा की जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति तैयार हो रही है और बीजेपी चुनावी माहौल तैयार करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साक्षी महाराज जी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनीतिक दलों के राजनीति का रण बन गया है। मोदी राहुल के बाद अब सीएम अखिलेश यादव ने भी पश्चिमी यूपी में जगह जगह जनसभाएं कर प्रत्याशियों के हक में समर्थन जुटाना शुरू किया है। अखिलेश ने गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और अलीगढ़ में रैली कर प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे, तो वहीं बुलंदशहर में अखिलेश के पहुंचते ही उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाए। इस दौरान मंच पर ज्यादा भीड़ होने से मंच टूट गया, जिससे मंच पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उधर अपने भाषण में अखिलेश यादव ने यूपी सरकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर वार किया। कहा कि अगर गाजियाबाद में विकास कार्य कराया होता तो उन्हें कहीं और जाकर चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। वहीं कांग्रेस के भारत निर्माण पर भी जमकर वार किया।
कोई हमें बता दे। एक साल से लगातार गुजरात मॉडल आने का गुजरात मॉडल है क्या? कोई नहीं जानता। और कांग्रेस का भारत निर्माण, बताओ कितने वर्षों से भारत निर्माण चल रहा है? आजादी के बाद से लगातार इनकी सरकार नहीं, 10 साल से लगातार मौका मिला है और भारत निर्माण करने वालों के प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे। लगातार समाजवादी पार्टी ने काम किया है और देश में कोई सरकार हमें बता दो जिसने इतने काम किए हो, इतने पैसे लिए हो, चाहे वो विद्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, 10वां पास मुस्लिम बेटियों की मदद हो। पार्टी ने कैसे बिजली का उत्पादन बढ़े, चाहे वो अलीगढ़ में उत्पादन बढ़ाने का काम किया हो, चाहे बुंदेलखंड में बड़ा कारखाना लग रहा हो, और चाहे जो नेताजी ने लगाना शुरू किया था पानी से बिजली बनाने का, वो भी पूरा कर करके उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हम लोग बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। निर्माण करेंगे, भारत निर्माण किया है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा मौका अगर किसी को सरकार बनाने का मिला है तो वो कांग्रेस पार्टी, और लगातार 10 साल से केंद्र की सरकार में न इनके प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे, न इनके वित्त मंत्री चुनाव लड़ रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की होती है आर्थिक सामाजिक रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री। कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मुरली मनोहर जोशी की चुनावी सभा में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। पूर्व पार्षद विकास जायसवाल और कई अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी के खिलाफ खुलकर मोर्चा भी खोला। अनुशासनहीनता का हवाला देकर पूर्व पार्षद को तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन बाकी कार्यकर्ताओं का आक्रोश बीजेपी का सरदर्द बनता जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि डॉक्टर जोशी ने उनसे दूरी बना रखी है और चंद लोगों से घिर गए हैं, जिससे बीजेपी की नैया पार नहीं लगने वाली। कार्यकर्ता तो यहां तक कह रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी उनकी नहीं, पूंजीपति